अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश और मैं हूं आपका मेजबान फरहान रसा। नाजरीन, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने भारत को जब दंदान शिकन जवाब दिया तो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में यह देखा गया कि पाकिस्तान का जो तसव्वुर दुनिया में किया जा रहा था, जो गलतफहमी इंडिया और को थी, भारत को जो गलतफहमी थी, मोदी सरकार की बहुत अच्छे तरीके से वो गलतफहमी मैदान जंग में दूर कर दी गई। आर्म फोर्सेस ने जब जवाब दिया तो मोदी सरकार ना सिर्फ मैदान जंग में बैकफुट पर गई, लेकिन यह कहना भी गलत ना होगा कि सिफारती सतह पर इंटरनेशनली भी मोदी सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा। अगर हम देखें कि पूरी दुनिया में इस वक्त दहशतगर्दी के जितने वाकयात पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहे हैं, एक डिप्लोमेसी पाकिस्तान की जानिब से जारी है और पूरी दुनिया को यह बावर करवाया जा रहा है कि इस स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। लेकिन यहां पर कुछ सवालात हैं जो कि आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान ने मोदी सरकार को हर फोरम पर भरपूर जवाब दिया। मैदान जंग में हमारी आर्म फोर्सेस ने, हमारी पाक फजाइया ने भरपूर तरीके से टैकल किया और उनको उन्हीं की ज़बान में जवाब दिया और बड़े शानदार तरीके से जो है अपने वतन का दिफा जो है वो किया और एक सीसा पिलाई दीवार दुश्मन के सामने बनकर उभरे। लेकिन जो दहशतगर्दी का नासूर है वो उसमें हमें कोई खातिर खा कमी होती हुई नज़र नहीं आ रही। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसा कि अगर हम देखें हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर अभी भी हमारी आर्म फोर्सेस जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। हमें KPK का इलाका है, बलूचिस्तान में हमें इस तरह के वाक़यात जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर देखने पड़ते हैं। तो आखिर इसका हल क्या है? क्या हमारे मुल्क में जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम चल रहा है, क्या कहीं यह असरअंदाज हो रहा है, या कि भारत की जो एक कॉन्स्पिरेसी या प्रॉक्सी वॉर्स जो चल रही हैं उससे हमने किस तरीके से आगे जाकर टैकल करना है? क्योंकि हमने देखा पहले जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, उसके बाद फिर भारत ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया और मार्के हक में हमारी आर्म फोर्सेस ने उसका दंदान शिकन जवाब दिया। लेकिन उसके बाद भी फिर चंद दिन पहले APS एक स्कूल के बच्चों को निशाना बनाया गया, जिसमें से अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 7 से 8 स्कूल के बच्चे और बच्चियां जो हैं वो इसमें शहीद हो चुके हैं। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में इसी तरह कार्रवाइयां जारी हैं, बलूचिस्तान में इसी तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जारी हैं। तो इन सब को कैसे टैकल किया जाएगा? आज के दिन में हमने खैबर पख्तूनख्वा में कुछ डिटेल्स हैं हमारे पास, आपसे शेयर करते चलें कि किस तरह से आर्म फोर्सेस ने वासले जहन्नुम किया जो भारत के या जो कि अभी नाम दिया गया है बाकायदा तौर पर कि अभी जो फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैं उन्हें किस तरह से जहन्नुम वासिल किया हमारी आर्म फोर्सेस में। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 9 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक किए गए। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ जगह पर कार्रवाइयां की गई, जिनमें मजमूई तौर पर 9 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को हलाक किया गया। उसके अलावा डेरा इस्माइल खान में आज 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज को वासिले जहन्नुम किया गया। टांग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया जिसमें 2 खवारिज हलाक हुए। खैबर के इलाके बाग में कार्रवाइयों में 3 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक तमाम खवारिज दहशतगर्दी की मुतअद्दिद वारदातों में भी मुलव्विस थे और इसके अलावा उनके पास से भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद बरामद किया गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक इलाके में खवारिज के मुकम्मल खात्मे के लिए इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन जारी है। तो ये तमाम फैक्ट्स और चीजें आपके सामने रखने का मकसद ये है कि हमारी आर्म फोर्सेस अभी भी दहशतगर्दी के खिलाफ जो है एक सीसा पिलाई दीवार खड़ी है और जहां पर हमारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं वहां पर दहशतगर्दों का सर कुचला जा रहा है। तो ये जंग कब तक जारी रहेगी और ये भारत कब तक इस तरह के ड्रामे और इस तरह की जाहिरियत करेगा या इस तरह के जो प्रॉक्सी वार्स हैं जो कि दहशतगर्दी हमारे मुल्क में जारी है? तो ये आज के प्रोग्राम में इस सारे मौजू पर, इस सारी सिचुएशन पर बात करेंगे। हमारे साथ राजा कमरुल इस्लाम साहब मौजूद हैं जिनका ताल्लुक हुकूमती जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। राजा साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मैंने अभी अपने इब्तदाइये में थोड़ी डिटेल में बात की कि हमने मैदान जंग में तो भरपूर जवाब दिया अपने दुश्मन को और उसे बैकफुट पर जाने पर मजबूर कर दिया। सिफारती सतह पर हमने भरपूर एक अपना बयानिया पूरी दुनिया के सामने रखा और उसमें हम काफी हद तक कामयाब हो गए। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ये जो दहशतगर्दी चल रही है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है या
अभी उस तरीके से ख़त्म नहीं हुई, इसकी क्या वजूहात है? क्या कहीं ये जो मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, कहीं ये इसकी वजूहात हैं, या उसके अलावा जो भारत के प्रॉक्सी वार्स हैं, जो भारत की एक कॉन्स्पिरेसी चल रही हैं, उस वजह से हम अभी तक इस दहशतगर्दी को कंट्रोल उस तरह से नहीं कर सके? क्या कहेंगे? देखें, दहशतगर्दी जो है ये कोई एक सिंगल इवेंट नहीं होता जी। समझने वाले समझते हैं कि ये एक प्रोलॉन्ग बैटल होती है और इसमें चूंकि दुश्मन नजर नहीं आ रहा होता, छुपा हुआ होता है, मुख्तलिफ सफ़ों में छुपा होता है, कहीं पे वो ऐसी जगहों पे छुपा होता है जहां पर उसको छुपाने वाले भी नहीं जानते कि इसका मकासद क्या है, यानी वो उसके मकासद से आगाह नहीं होते। तो इस तरह इसकी एक बहुत ही पेचीदा मराहल है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ दहशतगर्दी का सामना हुआ, ग्रेट ब्रिटेन की मिसाल सामने है, श्रीलंका की मिसाल सामने है, बड़ा लंबा बैटल उन्होंने लड़ी, दीगर बहुत से ममालिक में, पाकिस्तान बजाते खुद पिछले कई दहाइयों से इसका शिकार है, यानी लाखों की तादाद में। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, यही पॉइंट मैं रखना चाह रहा था कि कमोबेश 25 साल तो पाकिस्तान को हो चुके हैं, कोई 2 दहाइयों से ज्यादा टाइम हो चुका है पाकिस्तान, और बीच में हमारे मुल्क से इस लानत को काफी हद तक खत्म भी कर दिया गया था, ये दहशतगर्दी काफी हद तक कंट्रोल थी, लेकिन अभी फिर एक नई फजा हमें महसूस होती है, एक नई लहर महसूस होती है जो कि बलूचिस्तान में KPK में इस वक्त जारी है। इससे मुतल्लिक क्या कहेंगे? ये ऐड करना चाह रहा था। जी, यही मैं बात कर रहा हूँ कि ये चूंकि एक पेचीदा और प्रोलॉन्ग बैटल होती है और मुख्तलिफ फेजेस आए पाकिस्तान में भी। सन 2013 में जब दहशतगर्दी के खिलाफ उसके बाद 2014 में अपना आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े के बाद कौम ने एक डिटरमिन्ड स्टांस लिया और यूनिडायरेक्शनल विदाउट एनी कंप्रोमाइज मूव किया। तो 2013 और 18 का दौर अगर आप देखें तो उसमें दहशतगर्दी पे बड़े मौसर अंदाज में काबू पाया गया था। बिल्कुल। फिर उसके बाद मुख्तलिफ मामलात हुए, अंदरूनी सियासी अदम इस्तेहकाम, सियासी जो हुकूमतें थी उनकी, जो हमारी 2017 में हुकूमत के साथ जिस तरह हुआ, तो उसके बाद फिर एक दोबारा दहशतगर्दी के फरेब ने सर उठाया और जिस तरह फिर एक दफा कौम ने पूरे अज़्म के साथ और एक ऑपरेशन दहशतगर्दी के खिलाफ किया और इस पे अब बड़ा वाज़ेह तौर पर रिजॉल्व है, अज़्म है हुकूमत का, हुकूमती अदारों का, कानून नाफिज करने वाले अदारों का, अस्करी अदारों का, कि अब इस पे जीरो टॉलरेंस होगी। और अब लोगों को भी इसका एहसास हो रहा है, अवाम को भी इसका एहसास हो रहा है कि ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, सियासी इख्तलाफात और दहशतगर्दी, ये दो मुख्तलिफ चीजें। और दहशतगर्द जो है उसका ना कोई मजहब है, ना उसका कोई सियासी नजरिया है, ना उसका कोई मसलकी नजरिया है, ना उसका कोई लिसानी ग्रुप है, ना उसकी कोई नस्ली ग्रुप है। वो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द है और पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान की मईशत का दुश्मन है। और इसी नुक्ता नजर पे आप कौम का इत्तेफाक के राय, उसी किस्म का फोकस जैसा 2014 में हुआ था वो हो रहा है और हो गया है बल्कि इस मामले पे। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस पे काबू पा लेंगे, एक रुखी इख्तियार करके। सही है। अच्छा राजा साहब, एक चीज देखें, जब भी इस किस्म की कोई कार्रवाइयाँ होती हैं, दहशतगर्दी होती है किसी भी स्टेट में, किसी भी मुल्क में, तो सबसे पहले अपने अंदर जायजा लिया जाता है, अपना एनालिसिस किया जाता है कि हमारे यहाँ वो कौन सी कमजोरियाँ जिसकी वजह से दोबारा से ये फिजा बनी या दोबारा से ये लहर आई। तो जैसे नेशनल एक्शन प्लान का कहा जाता है कि नेशनल एक्शन प्लान जो कि आपने कहा 2013 से 2014 में जब ये APS का वाक़या हुआ, बहुत अंदोनाक वाकया था, उसके बाद एक स्पेसिफिकली नेशनल एक्शन प्लान बना, उस पर भरपूर तरीके से अमल दरामद शुरू हुआ। लेकिन अब कुछ अरसे पहले आपकी हुकूमत है, हमने ये देखा कि नेशनल एक्शन प्लान भी अपनी रूह के साथ या उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं था जैसे उसे होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं इस किस्म की कमजोरियां हमारे यहां भी मौजूद थी जिसकी वजह से दोबारा से ये लहर आई और दोबारा से हमें दहशतगर्दी का सामना करना पड़ रहा है। ये बिल्कुल डेफिनेटली 100% आइडियलिस्ट सिचुएशन तो कहीं भी नहीं होती कानून नाफिज कर। दहशतगर्दी एक प्रोलॉन्ग्ड नर्व्स की जंग होती है, इसमें कहीं ना कहीं फ्लॉज भी आ जाते हैं, लैप्सेस भी आ जाते हैं। और चूंकि दहशतगर्द जैसे मैंने कहा कि वो छुपा हुआ होता है, वो सामने नजर नहीं आता। एक आप
जो दुश्मन जिसकी ताकत, जिसकी तादाद आपके सामने हो और आपके सामने खड़ा हो, उसकी तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिफरेंट होती है, लेकिन दहशतगर्द तो छुपा हुआ होता है। तो इस वजह से मसाइल भी हैं, और जाहिर है इतना बड़ा मुल्क, इतना बड़ा ट्रेन, और फिर कानून नाफिज करने वाले अदारों की कुछ मजबूरियां और भी होती हैं। वो जो लॉसेस होते हैं साथ, उससे भी बचते हैं कि कहीं उसमें सिविलियंस ना आए। या दहशतगर्द के लिए तो ये कोई इशू नहीं होता कि कोई उसने किस मखसूस टारगेट को निशाना बनाना है, उसका मकसद तो बदअमनी पैदा करना होता है। लेकिन कानून नाफिज करने वाले अदारों की बहुत सी एहतियातें, बहुत से SOPs उनकी राह में मज़ाहम भी होते हैं। तो इसलिए ये भी एक बड़ी वजह हुई। फिर इसके साथ साथ जो जो इंसानी हकूक को या सियासत को साथ जोड़ा गया दहशतगर्दी के, तो उससे भी मसाइल पैदा हुए। मसलन आप देखें कि मिसिंग पर्सन का इशू कितना एक गंभीर सूरत हाल में पेश किया जा रहा था, लेकिन अब बहुत से दहशतगर्द जब दहशतगर्दी में अहम दहशतगर्दी की पीक में मारे जाते हैं मुकाबले में, तो पता चलता है कि ये तो इनकी तो गालिब तादाद वही मिसिंग पर्सन भी थे कि जो घरों से जरूर मिसिंग थे, लेकिन वो उनके मिसिंग होने के वजूहात वो नहीं थी कि जिसमें उनके घर वाले मुख्तलिफ बुनियादों की बुनियाद पर उनको तलाश कर रहे हैं, या वो कहीं ना कहीं इल्जाम थोप रहे होते थे कौमी अदारों पे ये शायद मिसिंग पर्सन किसी की कस्टडी में, जबकि वो मिसिंग पर्सन एंटी स्टेट एलिमेंट्स के साथ मिलकर उनके पास होते थे और वो वक्तन फवक्तन इस्तेमाल होते हैं। कई दफा ये वाकयात हमने देखे। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीजें, लेकिन अब इंशाल्लाह इस पे मौसर अंदाज में काबू पाया जाए। ठीक है। अच्छा राजा साहब, जैसे कि हमने देखा और बिल्कुल अभी मैंने अपने इब्तिदाइया में भी डिटेल में वो फैक्ट्स और बाकायदा जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसमें जितने इस तरह के एलिमेंट्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, दहशतगर्द उन्हें वासिल जानूम किया गया हमारी आर्म फोर्सेस की जानिब से, उनकी सारी डिटेल्स और फैक्ट्स मैंने सबसे पहले अपने देखने वालों के सामने रखे। लेकिन जब तक कहा जाता है कि सप्लाई चेन जो है, जहाँ तक रूट कॉजेज हैं उन्हें ख़त्म ना किया जाए तो ये मसला हल नहीं होगा। हमारे पास इस चीज़ के शवाहिद मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं कि इस तमाम तर दहशतगर्दी के पीछे, चाहे वो बलूचिस्तान में हो रही है, चाहे वो कलदम TTP को सपोर्ट किया जा रहा है, वो भारत की जानिब में इनकी नर्सरियाँ हैं, इन्हें ट्रेन किया जाता है, भारत की जानिब से स्पॉन्सर किया जाता है। तो फिर हम सिफारती सतह पर आपकी हुकूमत इस वक्त क्या करने जा रही है? क्योंकि हमने देखा कि बाकायदा तौर पर ये जो इंडिया की जानिब से जारियत की गई, उसके बाद हम सिफारती सतह पर पाकिस्तान बहुत एक्टिव नजर आ रहा है और बड़ा अपने बयानियों को दुनिया के सामने रखने में कामयाब नजर आ रहा है। तो इन नर्सरीज के बारे में या ये जो शवाहिद हैं, ये किस तरह से अब पूरी दुनिया के सामने रखेंगे या मुख्तलिफ फोरम्स पर आप रखेंगे? क्या स्ट्रेटेजी होगी ताकि ये जो सप्लाई है बेसिकली, जहां से ये दहशतगर्दी शुरू की जा रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट भारत की जानिब से, ताकि वहीं से उनकी सप्लाई काट दी जाए और वहां से उनकी जो नर्सरीज बनी हुई है उन्हें हम कट कर दें और खत्म कर दें, ताकि ये नासूर हमारे मुल्क में आगे न बढ़ सके। देखिए, पाकिस्तान में पहली दफा देखेंगे, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा सफारती इनिशिएटिव जो पाकिस्तान का था, पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव था, वो कामयाब नजर आया। सिर्फ हुकूमत कामयाब नहीं नजर आया, हुकूमतों को हमेशा अपने इकदामात कामयाब नजर आते हैं। हुकूमतें हमेशा अपने इकदामात के लिए दादो तहसीन के डूंगरे बरसाया करती हैं या बरसवाया करती हैं अपने हमायतियों के मुंह से। लेकिन इस दफा आप अगर इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स भी, आप जो इंटरनेशनल फ्रंट पे देखें, आप इंटरनेशनल प्रेस को देखें, तो पाकिस्तान बहुत हद तक कामयाब नजर आया है कि पाकिस्तान ने एक सिंपल मौक़िफ़, जिसको पाकिस्तान शायद माजी में मार्केट करने में कामयाब नहीं हुआ था, कि देखें दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार पाकिस्तान है। यानी नंबर ऑफ पीपल जो कि उसका शिकार हुए, मासूम बच्चे, औरतें, सिविलियंस या इवन अस्करी अदारों के लोग शहीद हुए, उनकी अगर तादाद देखें तो पाकिस्तान ने पहली मर्तबा, यानी ये अब कोई कैसे सोच सकता है कि पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का लेबल भी लगाया जाए जो माजी में लगाया जाता था भारत, और पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार भी हो। बस कंपेयर कर लें पाकिस्तान को एशिया के किसी मुल्क से, सही, कि उसके जो दहशतगर्दी का शिकार लोग हैं भारत ही कर लें, तो एक दो वाकयात को लेके तो वो जो शोर शराबा कर रहा है,
तो पाकिस्तान में लाखों की तादाद में 50,000 का फिगर तो शायद अभी 53,000 का तो अभी आया है, जो पिछले अरसे में पाकिस्तान के लोग दहशत हुए। तो ये वाला जो अपना पाकिस्तान का मौकफ था कि हम तो खुद शिकार है दहशतगर्दी का। और ये जो अभी वाकया हुआ है फौजदार में बस धमाके का, ये तो चूंकि लाइमलाइट में था वाकया, तो उसके बाद भारत की वजीर आजम ने ऐलान किया कि हम पाकिस्तान की मईशत को निशाना बनाएंगे। तो पाकिस्तान की मईशत को निशाना बनाने के लिए तजारत तो पाकिस्तान के साथ कोई है नहीं कि वो पाकिस्तान पे ड्यूटीज लगा के तो मईशत को निशाना बनाएगा। तो मईशत को निशाना बनाने का उसका ऑब्वियस जो तरीका था वो यही मजमूम तरीका था जिसका उन्होंने इजहार किया पब्लिकली कि हम दहशतगर्दी करेंगे और पाकिस्तान को माशी तरक्की को रोकेंगे। तो ये वो चीजें हैं जिसने पाकिस्तान का केस मजबूत किया है। और पाकिस्तान इस पे जब मजीद अपने केस को, अब तो एविडेंस सारे जो है, आप ये DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें कि हमने तो एविडेंस खोल के सामने रख दिए। इंडिया ने इल्जाम लगाया पहलगाम वाकये का, लेकिन जब उन्होंने अपने डिप्लोमेट्स की एक वहां पर मीटिंग की और उन्होंने ब्रीफिंग रखे और उन्होंने सवाल किए कि इसके लिए कोई प्रूफ, तो दे हैड नॉट इवन एन आयोटा प्रूफ कि वो किसी के सामने रख सके। लेकिन पाकिस्तान ने अपने सारे सबूत दिए, जाफर एक्सप्रेस से लेकर और दीगर वाकयात तक, और ये जो अभी हालिया वाकया हुआ है जी, तो ये अब इसको मौसर तरीके से आलमी जो फोरम्स हैं, आलमी दुनिया है, उनके सामने पेश करने से भारत का जो चेहरा है वो बेनकाब हुआ है और उसके मजमूम अज़ाइम जो है वो नंगे होकर सामने आ गए। अच्छा राजेश साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि उसने मईशत के हवाले से कोशिश की है। आज की ये खबर है बाकायदा तौर पर कि एक डोजियर पेश किया गया है भारत की जानिब से, और उसमें भी बड़े संगीन और बड़े जो है वो मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाए गए हुकूमत पाकिस्तान पर, हमारी फोर्सेज पर, और वो फेटफ में बाकायदा पेश किए गए कि पाकिस्तान को जो मॉनिटरी फंड्स दिए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान की मईशत के लिए फेटफ की जानिब से ग्रे लिस्ट से निकाला गया, उनकी कोशिश है कि दोबारा से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाए और उसके लिए डोजियर वगैरह, तो अभी भी वो कोशिश तो कर रहे हैं। तो उस हवाले से पाकिस्तान ने, हुकूमत ने कोई स्ट्रेटेजी अपनाई या अपने आप को किस तरह से क्लियर करना है? क्योंकि जाहिर है हमारा दुश्मन इस कदर चालाक है और इस किस्म उसकी जो प्रॉक्सीज हैं और उसकी जो कॉन्स्पिरेसीज हैं वो चलती रहती हैं कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वो हमें चैलेंज कर रहा है। देखिए, फेटफ का इशू तो इतना एक गंभीर इशू था और कितना लंबा अरसा ये लटका रहा, और इसका क्रेडिट भी मौजूदा हुकूमत को ही जाता है कि इसने अपने पिछले PDM के दौर में फेटफ की उस ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकलवाया और इन तमाम मजमूम कोशिशों के बावजूद निकलवाया। इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज अटेम्प्ट्स व्हिच इंडिया एंड अलोंग विद सम ऑफ द अदर एनिमी कंट्रीज जो पाकिस्तान के थे, इंडिया विद इन कोलैबोरेशन और इन कोलूजन विद इजराइल पाकिस्तान को उस ग्रे लिस्ट में रखने के लिए भरपूर कोशिश की, तो पाकिस्तान ने निकलवाया और पाकिस्तान उसी जो ट्रैक है उस पे आगे मजीद बढ़ रहा है। तो अब इंशाअल्लाह इस कोशिश में भी, जिस तरह अभी IMF की जो अभी लास्ट इंस्टॉलमेंट थी उसको रुकवाने के लिए भी, ये इन्हीं जंग के दिनों की बात है, के दिनों की, भारत ने भरपूर कोशिश की लेकिन उसने मुंह की खाई। तो इसी तरह इंशाअल्लाह ये जो फेटफ के मामले में वो एक काविश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, वो भी इसी तरह जो है वो बुरी तरह नाकाम होगी। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ी सी अगर बात करें, जाहिर है जैसे अभी हमने बात की कि हर फोरम पर उसकी कोशिश तो है, भारत ने जाहिर है अपने भी वफूद बनाए और पूरी दुनिया में उन्होंने भी ये अब तय किया है कि एक वफ्द की शक्ल में पूरी दुनिया में वो जाएंगे मुख्तलिफ ममालिक में और बताएंगे कि पाकिस्तान पर जो जो वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लेकिन अभी तक सिंध ताश मुआहदे के हवाले से कोई पॉजिटिव खबर नहीं आई या अभी तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ। जाहिर है ये भी एक बहुत बड़ी जो है उनकी जानिब से जारियत की जा रही है। अगर पाकिस्तान के पानी को वो छेड़ते हैं, और हमारा तो बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर पानी पर किसी किस्म की कदगन लगाई जाती है खुदा ना खास्ता तो वो भी जंग तस्वुर की जाएगी। तो इस हवाले से हुकूमत अभी क्या कर रही है, क्या स्ट्रेटेजी है, इंटरनेशनली फोरम्स पर किस तरह से जाया जाएगा, और अगर ये मामला इस तरह से हल ना हुआ तो फिर ऑप्शन बी क्या होगा? लेकिन पहली बात तो यह है कि ये उनकी अभी तक गीदड़ बबकी है। उन्होंने यकतरफा तौर पर यह ऐलान किया कि हमने सिंध ताश मुआहदे पर को हेल्ड इन ओबेंस कर दी है, लेकिन
अब बात यह है कि पाकिस्तान ने उसी के जवाब में पहली दफा जब पहलगाम का वाकया हुआ तो पाकिस्तान ने फौरी तौर पर जो जवाब दिया था कि इस किस्म के किसी इकदाम को, पानी रोकने के किसी इकदाम को क्या समझा जाएगा, इसे ऐलान जंग समझा जाएगा। हम जंग के ऐलान से ताबीर करेंगे, ये वॉर होगी, अनाउंसमेंट ऑफ वॉर एट द एंड ऑफ इंडिया। एक तो पाकिस्तान ने बड़ी फर्मली ये बता दिया था, उसी वक्त बता दिया था, और जब अब पाकिस्तान ने जवाब भी उसका दे दिया, वो टू द एक्सटेंट इस हद तक भी पाकिस्तान की आप जिंदगी का अंदाजा करें कि हमने कहीं पे डायलॉग नहीं बोले, कहीं उस किस्म के जवाब वो नहीं किया जो नरेंद्र मोदी साहब करते रहे, लेकिन इस पानी का जवाब बड़े वाजे तौर पे दिया है, हमारा पानी बंद करोगे हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। इसलिए ये तो खारिज अज़िमकान है, क्योंकि पानी बंद करने के लिए उन्हें एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, नहर कहीं डाइवर्ट करना पड़ेगा दरिया को, तो वो पाकिस्तान का रिजॉल्व है कि पहले तो हम सारे वो ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे जो उस मुआहदे के अंदर लेट डाउन है, जो उसका गारंटर वर्ल्ड बैंक फाइनेंसिंग हुई है, और भारत अगर ये काम करेगा तो वो जो 3 दरिया उसको मिले हुए हैं उनको भी फिर वो मुतनाज़ा बना देगा, वो भी कश्मीर से निकलते हैं। बिल्कुल। तो फिर वो जो तीन जो उसको मिले हैं वो भी मुतनाज़ा हो जाएंगे। और बात यहाँ पे नहीं रुकती, कुछ दरिया ऐसे भी हैं जिनकी जो है ट्रिब्यूटरीज और सोर्सेस वो चाइना में है, तो फिर चाइना भी अगर इसी राइट को एक्सरसाइज करने पे आ गया तो ये भारत एक आग से खेल रहा है, उसका ये काम है उसके खुद अपने लिए कि जो उसके लिए भी बड़ा खतरनाक साबित होगा। और ये पाकिस्तान का रिजॉल्व है कि हमने उस काम को नहीं होने देना, सफारती सतह पे, कानूनी आईनी सतह पे और आखिर में अस्करी सतह पे भी अगर वो नौबत आ गई। बिल्कुल, ये तो पहले पाकिस्तान वाज़े कर चुका है कि अगर सिंतास मुआहदे पर किसी किस्म की कोई जारियत की गई या उस पर कोई कदगन लगाई गई तो डेफिनेटली उसे ऐलान जंग समझा जाएगा। और इस पर बड़ा क्लियर और वाज़े मौक़िफ़ पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तान की हुकूमत का और हमारी आर्म फोर्सेस का मौजूद है। राजा कमरुल इस्लाम हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा हैं, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अब मैंने जैसे इब्तदाई में बात की थी कि अगर हम बात करें दहशत गर्दी के हवाले से और जो मुल्की हालात हैं उसमें सियासी अदम इस्तेहकाम कितना कर रहे हैं, जाहिर है हमारी आर्म फोर्सेस जो है वो दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ रही हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पर जो है वो हम दहशत गर्दी के इशू को उठा रहे हैं कि भारत जो है वहाँ से दहशत गर्दी को सपोर्ट किया जा रहा है और स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है बाकायदा तौर पर, लेकिन मुल्क के अंदर के हालात भी बहुत मैटर करते हैं। तो इसी मौजू पर बात करेंगे। नुसरत वाहिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा है और बड़ी गहरी नज़र रखती हैं इन सारे मामलात पर। बहुत शुक्रिया नुसरत वाहिद साहिबा आपके वक्त का। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज भी KPK में अगर बात करें, टांग में बात करें तो 9 से ज़्यादा दहशत गर्दों को वासिल जहन्नुम किया गया हमारी आर्म फोर्सेस की जानिब से और मुख्तलिफ जगहों पर ऑपरेशन जारी है। हमारी आर्म फोर्सेस इस वक्त बरसरे पैकार हैं और दहशत गर्दी के खिलाफ जो है वो इस वक्त उनके सामने दीवार बनकर खड़े हैं और टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कितना मुल्की जो सियासी इन्वायरमेंट इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि जब जंग का सिनेरियो आया हमने देखा तो पूरी कौम की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी सारी एक पेज पर हमें नजर आई और एज आ पाकिस्तानी उन्होंने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया पूरी दुनिया के लिए कि हम पाकिस्तानी हैं, एक कौम है। लेकिन अभी सियासी जो एक सूरत हाल है, सियासी दर्जा हरारत है हमारे मुल्क के अंदर, वो फिर कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ रही है हमारे मुल्क में, उसी तरह सियासी दर्जा हरारत में भी इजाफा हो रहा है। तो समझती हैं कि ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक होता है पूरे इस सारी सूरत हाल और इस सिचुएशन में? बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखें, जब जंग हुई तो इमरान खान साहब ने जेल से कहा कि पूरी कौम मेरी जो है वो फौज के साथ खड़ी हो गई, और यही हुआ। सारे जवान, सारे एक्टिविस्ट जितने हैं सब फौज की हिमायत में आ गए, बिल्कुल, और पूरा सोशल मीडिया भर गया, जिसपे DGISPR ने जंग के बाद उनका शुक्रिया अदा किया और उनको बाकायदगी से कहा गया कि मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने इस तरह साथ दिया हमारा। तो जब अब बात खत्म हो गई, जाहिर जंग खत्म हो गई, अपेरेंटली तो खत्म हो गई है, लेकिन जंग तो मेरे ख्याल में और चलेगी, क्योंकि पानी का जिस तरह इसने इतना बंद किया हुआ है तो असल में लड़ाई पानी की ही होगी। तो जब दोबारा खुदा न खास्ता इस तरह का कोई वक्त आता है या कोई इस तरह की चीज होती है, अल्लाह माफ करे, ना हो इस तरह का कुछ भी ना हो, कभी भी
कोई जंग का सामना ना करना पड़े, क्योंकि दो इंतहाई खतरनाक मुल्क हैं जिनके पास एटमी हथियार मौजूद है और खुदा खासा जंग होती है। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप खुद उन्होंने इंटरवीन किया और उनका जस्ट कॉल इट ऑफ, यानी इसको खत्म कर दिया। वो ये जंग खत्म होगी तो भी, लेकिन मैं समझती हूँ कि दर्जा हरारत गर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि अब नजर ये आ रहा है कि वो जवान, वो लोग जिनके लिए खड़े होते थे हम लोग, वो खुद ही हमारे अगेंस्ट मुख्तलिफ किस्म की बातें हो रही हैं। DGI इस पर मुख्तलिफ स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी 7-7 साल की बच्चियों के आगे खड़े होके या 6-7 खड़े होके कह रहे हैं क्या फौज ने अपना काम किया कि नहीं किया, आप उनका एहतसाब करेंगी कि नहीं। ये क्या हो रहा है, मतलब दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। क्या आप इतने छोटे छोटे बच्चों को सियासत में इन्वॉल्व कर रहे हो और उनसे मशवरे ले रहे हो या उनको तरगीब दे रहे हो कि आपने ये करना है और ये करना है। तो ये खुद अपने खिलाफ करना चाह रहे हैं लोगों को। इसलिए हम फौज के साथ हैं। फौज की जो जवान हमारे बॉर्डर्स पे खड़े हैं, जो जान दे रहे हैं, जो कुर्बान करते हैं अपने आप को सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान सलामत रहे। जब जंग हुई तो हमने देखा किस तरह जो हमारे अपोजिशन लीडर्स हैं, अपोजिशन लीडर्स करीम सॉरी, जो हुकूमत कर रहे हैं, वो सारे के सारे बिल्कुल ऐसे उनके मुंह में जैसे लग रहा था किसी ने जिप से बंद कर दिया है कि किसी ने मोदी के खिलाफ बात नहीं करनी, किसी इंडिया के खिलाफ बात नहीं करनी, और बिल्कुल खामोश। तो अब उसमें जब वो उसने उनके जो सॉरी वजीर खारजा की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा कि हमने तो पाकिस्तान को बता दिया था कि हम ड्रोन हमले करेंगे जो और हिकमत अमली चलती है इस किस्म की सिचुएशन में, वो तो जाहिर है गवर्नमेंट की जानिब से चलती है ना। इस तरह की कोई चीज पाकिस्तान ने इजाजत दी होगी। हाँ, पाकिस्तान कभी ऐसी इजाजत नहीं दे सकता कि आप हमारे ऊपर ड्रोन हमले करें, क्योंकि ड्रोन हमले सिर्फ ड्रोन हमले नहीं होते, वो एक्चुअली ड्रोन जो होते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन, जमीन के अंदर की भी इंफॉर्मेशन वहां पहुंचा रहा होता है जहां से वो उड़ा होता है, जो लोग उसको हैंडल कर रहे होते हैं। तो इस तरह पाकिस्तान, मैं नहीं समझती कि इस तरह की कोई चीज पाकिस्तान कभी इजाजत दे सकता है। लेकिन जिस तरह की खामोशी इख्तियार की गई उस पर काफी हैरत हो रही थी सबको कि क्या हो रहा है। लेकिन जब उनके आगे ड्रोन गिरे हैं वहां पे, ड्रोन बॉम्ब्स नूर खान एयरबेस के पास या मलिर कैंट के पास या यहाँ पे इवन काला पुल के पास, तो और भी इसके अलावा लाहौर में और इस्लामाबाद में ये सारा कुछ हुआ है, तो उसके बाद एयरफोर्स अलर्ट हुई और उन्होंने फौरन उनको जवाब दिया। और आप देखें, देखते देखते ही उनके 4। लेकिन इस सारी सिचुएशन में नुसरत वाहिद साहिबा, इस सारी सिचुएशन में जाहिर है जो हिकमत अमली, जो स्ट्रेटेजी चलती है, जाहिर है वो सिटिंग गवर्नमेंट की होती है और उसे तो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। अच्छा, नजमी आलम साहब ने अभी ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। नजमी आलम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नजमी आलम साहब, हम बात कर रहे थे अभी जाहिरा आपके सामने कि अभी मुल्क की जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, वो कितना मैटर करती है दहशतगर्दी के इस सारे मामले पर, जबकि आलमी सतह पर अपना बयान बनाने के लिए, अपना बयानिया पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए पाकिस्तान भी इस वक्त एक तरह से महाज़े जंग में, और एक डेलीगेशन पूरी दुनिया में अभी जाने को तैयार है, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो हैं, वो उस सारे डेलीगेशन को हेड कर रहे हैं और वो जाकर पूरी दुनिया के सामने अपना बयानिया रखेंगे। तो मुल्क की सूरत हाल जो है वो कितनी इंटरलिंक है इस सारी सिचुएशन से? देखिए, मुल्क की सूरत हाल, ये जो सियासी आप जोश व खरोश कह रहे हैं, ये चाय की प्याली का उबाल है। कोई सियासी डिस्टर्बेंस नहीं है। सारे अब कुछ लोगों को कोई जगह नहीं मिल रही तो वो फिर वही बयानबाजी पे आ रहे हैं, और सियासी कोई मसला नहीं है इस वक्त मुल्क में। इस वक्त जो है मुल्क का मसला है, और जैसे मेरी बहन ने कहा कि सारे लोग खामोश बैठे हुए थे। हुकूमत, तो आपको याद होगा कि बिलावल साहब के अल्फाज थे कि अगर चंदू में पानी नहीं बहेगा तो इंडिया में हिंदुओं का खून बहेगा, इंडिया का खून बहेगा। इससे ज्यादा सख्त बात कोई क्या कह सकता था, ये ना। और मैं ये नहीं कहता कि पीटीआई ने कोई जंग में हमारे मुल्क की मुखालफत की, ऐसी कोई बात नहीं है। सारा मुल्क एक जबान था। और अब जो उस वक्त जो हुकूमत की हिकमत अमली थी वो अब नजर आ रही है कि कामयाब गई। हमने पहले दुनिया को बावर करा दिया कि इंडिया एग्रेसर है, हम एग्रेसर नहीं है। सही। फिर हमने जवाब दिया, पहले दुनिया को बावर कराया, फिर जवाब दिया। तो हमारे जवाब को दुनिया ने एक्सेप्ट किया कि इंडिया एग्रेसर था, पाकिस्तान एग्रेसर नहीं था।
तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की हिकमत अमली बहुत कामयाब गई, और अब इस वक्त जिस तरह हुकूमत अपने वफूद भेज रही है, और मेरी बहन ने जो कहा कि जंग वैसे तो शायद खत्म होती नजर हो गई है, लेकिन इसके असरात और इसके आफ्टर शॉक चलते रहेंगे, इंडिया खामोश नहीं बैठेगा। तो हमें अपने गार्ड्स ऑफलोड नहीं करनी, इसीलिए बिलावल साहब ने फॉरेन प्राइम मिनिस्टर की बात को एक्सेप्ट किया, ऑफर को, और उन्होंने कहा नहीं मैं जाऊंगा पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने दुनिया में। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, मुझे बड़ी खुशी होती जब पॉलिटिकल पार्टीज को ब्रीफ के लिए बुलाया था, उसमें मेरे पीटीआई के लोग भी अगर शरीक हो जाते तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा होता। अच्छा नजमी आलम साहब, ये बिल्कुल आपने सही बात की कि बड़ा अच्छा होता, लेकिन ये भी अच्छा नहीं होता कि उस डेलीगेशन में दावत दी जाती कि ऑपोजिशन जमातों के नुमाइंदगी होती। जब पार्टी ऐसे वक्त पे जब जंग चल रही थी आने को तैयार नहीं थी, तो उनसे क्या तवक्को रखें? जब उस वक्त ब्रीफिंग में आते, उसमें बैठते, अपना रोल अदा करते, तो डेफिनेटली फिर ये भी शामिल हो जाते उसमें। इन्होंने तो अपने आप को काट लिया, हम नहीं आएंगे, इसमें शर्त रख दी कि इमरान खान साहब को लाएंगे तो हम आएंगे। ऐसी बातें नहीं की जाती, इन्होंने की, इन्होंने खुद अपने आप को पीछे किया। वरना तो हुकूमत तो इनको ऑन बोर्ड कर रही थी, मेरी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन हुकूमत ने इनको इनवाइट किया था, ये नहीं गए। ये चले जाते तो शायद माहौल पहले से अच्छा हो जाता। चले इनसे इसका मैं जो है वो जवाब लेता हूं। नुसरत फाहिद साहबा, वाकई में अगर आपकी जमात उस वक्त चली जाती, ऑन बोर्ड हो जाती, तो एटलीस्ट ये तो रिकॉर्ड पे चीजें आ जाती ना कि आप वहां पर शामिल हुए, और उसके बाद फिर जाहिर है जैसे अभी नजमी आलम साहब कह रहे हैं कि उसके बाद फिर ये जो डेलीगेशन बाहर जा रहा है, इंटरनेशनली पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, उसमें अपोजिशन का भी उसी तरह से उनकी नुमाइंदगी होती तो ज्यादा जेस्चर या ज्यादा अच्छा ना होता? ये बिल्कुल अच्छा होता, लेकिन बात यह है कि हम लोग इस हुकूमत के साथ बिल्कुल बैठना नहीं चाहते। सच्ची बात है, एक 17 सीटें, तो फिर हमारे डेलीगेशन में क्यों जाने के, हम क्यों लेके जाएं आपको डेलीगेशन में? आप बैठना नहीं चाहते तो डेलीगेशन के लिए भी जिद ना करें। वैसे मैं खामोशी सुन रही थी अपनी खामोशी। जी आप बात करें, आप बात करें नुसरत फाहिद साहब। जी बात कर लेने दीजिए। जी हेलो जी, हमारे साथ मौजूद है? जी मैं मौजूद हूँ। नुसरत फाहिद साहब में हमारी पार्टी कैसे जाके बैठ सकती है हुकूमत के साथ, किस तरह निगोशिएट कर सकती है, जबकि हमें पता है कि दे आर नॉट वर्दी ऑफ इट। जो हुकूमत वो कर रहे हैं वो इस काबिल नहीं है, उनको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया। अगर किसी और ने मैंडेट दिया है और उसके तहत वो आप हुकूमत कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम एक्सेप्ट कर लें या अवाम कर लें। हम खामोश हैं इसलिए कि मुल्क में तबाही नहीं मचाई जा सकती, मुल्क में इस तरह जा सकती जिससे इंतशार पैदा हो, क्योंकि हमारी पार्टी। लेकिन नुसरत फाहिद साहिबा, आपको अगर अवाम का मैंडेट मिला हुआ है, तो आपने देखा है, अगर अब आपको अवाम का मैंडेट मिला हुआ है तो आप ही जाके नुमाइंदगी करेंगी ना वहां जाकर। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट से आपके इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह, लेकिन मुख्तलिफ फोरम्स पर आपको मैंडेट मिला हुआ है तो आप उस मैंडेट की नुमाइंदगी तो करेंगी ना, आपकी जमात को नुमाइंदगी करनी चाहिए। नहीं, इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा कि हम वहां चले जाएं, जो 17 सीटों वाले हैं उनको हम वजीर आजम मान लें और बाकियों को वजीर आला मान लें और फला कर लें, और फिर आपके वजीर आला तो बाकायदा जाते हैं, आपके वजीर आला के तो बाकायदा जाते हैं, वजीर आजम के पास जाते हैं, आपके वजीर आला वजीर दाखिला से भी मिलते हैं, वजीर आजम से भी मिलते हैं, इजलासों में भी शरीक होते हैं। हमें पता है कि अगर हम आ जाते तो हमारे साथ यही सलूक होता है कि बिल्कुल जिस तरह आप मुझे बात नहीं करने दे रहे, दूसरे आदमी साहब मुझे बात नहीं करने दे रहे, इसी तरह वो लोग भी हमें बात नहीं करने देते, और बस उसके बाद होता देखा आ गए ना, अब आ गए ना। पहले एक दो दफा जब जाहिर किया आमादगी के चलो टॉक में शामिल होते हैं, जी हम आते हैं, क्या हुआ, चारों तरफ से हमारे शुरू हो गए, देखा अब अपनी औकात पे आ गए, अब बात करना चाहते हैं उनसे, अब हम नहीं बात करेंगे। तो ये इसके मैंने क्या कुछ नहीं देखा, मुझे बताइए कौन सी ऐसी चीज जो नहीं देखी, हम किस सूरत में इनके ऊपर एतबार करें कि दे विल रिगार्ड फॉर आवर ओपिनियन, हमारे ओपिनियन को ये नहीं कभी भी वैल्यू करेंगे। इन्होंने अपनी चीज करनी है जो कि करनी है। अगर ये थोड़ा सा भी इन लोगों के अंदर कुछ होता तो 8 फरवरी को अवाम ने जो मैंडेट दिया था, 180 सीटें जीतने वाला आदमी जेल में बैठा हुआ है इस 8-10 के कमरे में, जिसमें तंदूक खान साहब जब लोग मिलने जाते हैं उनसे वो हैरान होते हैं कि वो किस तरह वहां पे रह रहे हैं, और
अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ही इज ऑल राइट, परफेक्टली ऑल राइट। वो उनको अपने आप को ठीक रखना आता है। उनको क्यों नहीं, खुदा न खास्ता कोई बीमारी लग रही, क्यों नहीं उन्हें कुछ हो रहा कि वो हॉस्पिटल जाकर आराम से एसी के कमरे में लेट जाए? वो इस तरह की नहीं है। अगर उन्होंने कोई चीज कमिट की है अपनी आवाम से, और उन्होंने खास तौर पे कहा था मैं अपनी आवाम को लेट डाउन नहीं करूंगा, ना मैं खुद झुकूंगा, ना मैं आपको, तो वो इस किस्म का लीडर है। हम कैसे इसको जाके सलूट मारो और कह रहे हो कि हाँ आप वजीर आजम, इसलिए आप बहुत अच्छी। तो इस तरह की चीजें नहीं होने लगी हमारे साथ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी नजमी आलम साहब कहना, फौजिया वहाब साहिबा का ये कहना है, नुसरत वाहिद साहिबा का ये कहना है कि आपकी हुकूमत या इस वक्त जो आपकी एलाइज है वो रिकॉर्ड नहीं करते इनकी ओपिनियन का, ये अगर बात करते हैं तो इसकी बात की वो वैल्यू नहीं दी जाती। तो जाहिर है मैंडेट तो इनका भी है, सीट्स इनकी भी हैं, सियासी इख्तलाफात अपने हैं। तो क्या वाकई आपके प्लेटफॉर्म, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर इनके रिव्यू, इनके व्यूज का या इनका जो ओपिनियन होता है उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता? इज इट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, नेशनल असेंबली फोरम है, सेनेट फोरम है, वहां पे ये अपनी बात करते हैं, वो सुनी भी जाती है। अच्छा, अब बात ये है कि इनका एक फार्मूला बयान है जो मेरी बहन ने अभी दिया, और पीटीआई वाला यही फार्मूला बयान देता है कि 17 सीट वाले को कैसे एक्सेप्ट कर लें, कैसे कर लें। भाई, जब आप उनको एक्सेप्ट नहीं करते तो बातचीत क्यों करने आते हैं? आप क्या कि भाई नहीं मानते, हम क्यों बात करने आते हैं? दूसरी बात ये कि अगर ये जो ने कहा मुल्क में कोई हंगामा नहीं खड़ा करना चाहते, वो तो अब 9 मई को कर दिया आपने, तबाही कर दी। GHQ पे हमला करके, कोर कमांडर हाउस पे हमला करके, ऐसा लग रहा था कि इंडियन फौज आ गई है, ऐसा लगता था कि इंडियन फौज ने हमला कर दिया है। जो कुछ इन्होंने किया उससे अब ये भागते कहाँ क्यों हैं? जो ये सोशल मीडिया पे फौज के मुतालिक आप लोगों ने करवाया, आप लोगों ने बात, हाँ, जो सोशल मीडिया पे जो ये कैंपेन चलाते रहे फौज के खिलाफ, वो भी सबके सामने है। जो कुछ इन्होंने किया वो भी सबके सामने है। फिर बैकडोर से बातचीत करने भी एस्टेब्लिशमेंट से जाते हैं, वो भी इनके लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जी खान साहब ने कहा है कि बैकडोर से बात करो। वो इनकी कंफ्यूज पार्टी है, इनको खुद नहीं पता कि हमें करना क्या है। इनको अंदर सियासी सूझबूझ की कमी है। बस ये एक ही बात पर अड़े में कि भाई वो हम इसलिए नहीं गए बातचीत उस ब्रीफिंग में कि इंडिया हमारी बात नहीं सुनते। भाई, वो आपकी बात सुन, वो एक सूरत हाल सारी पार्टियों को आर्मी बताने जा रही थी कि ये सूरत हाल है, ये हम इस जगह खड़े हुए। ये तो हर एक का फर्ज था कि जाके सुनता। बिल्कुल, एज अ पाकिस्तानी पॉलिटिकल जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो अपनी जगह, लेकिन एज अ पाकिस्तानी नुसरत वाहिद साहिबा ये बात है, क्योंकि देखिए आपके इख्तलाफात भी हैं, आपने मुज़ाकरात की भी बात की, एक जमहूरी पार्टी होने के नाते ये बड़ा अच्छा जेस्चर है कि आप मुज़ाकरात के लिए बातचीत कर रही हैं, या एक टाइम पे तो आपने मुज़ाकरात किए भी, वो कामयाब नहीं हुए। तो फिर ये सारी चीजें तो हमारे सामने हैं, माजी हमारे सामने है कि आपने मुज़ाकरात के लिए हामी भरी, और उसके बाद फिर ये है कि बानी PTI है, ठीक है, आपके पार्टी के लीडर हैं, वो आपके लिए ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, या पाकिस्तान ज्यादा अहमियत का हामिल है, या कि ये वो वक्त होता है जहां पे आप अपने मुकद्दमात, अपनी रिक्वायरमेंट्स या आपकी जो डिमांड्स हैं वो सामने रखें? माशाल्लाह, क्या क्वेश्चन आपने किया है वैसे कि बानी PTI चेयरमैन इमरान खान इंपॉर्टेंट है या पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है? कभी ऐसा हुआ है कि आपने खान साहब को ये कहते हुए सुना हो कि मेरे पंजाबियों, मेरे नहीं, देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं सिर्फ उस सिचुएशन, मैंने उस सिचुएशन के मुताबिक आपसे क्वेश्चन किया है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपकी लीडरशिप को आप निगलेक्ट करें, आपकी लीडरशिप है, आपका राइट है, एक जमहूरी पार्टी है, आपका राइट है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी बनी हुई है जहां पे पाकिस्तान के दिफा की बात हो रही है, पाकिस्तान हालत जंग है, तो वहां पर बैठने की बात हो रही है। तो मुझे बताइए, जब हम किसी चीज में शामिल नहीं है, ना इनके लेने में ना देने में, हमारी सारी सीटें इन्होंने चुरा ली हैं, लोगों को दे दी है, अब रिजर्व सीट भी हमारी दे दी जाएंगी इन लोगों को, उसके बाद हम किस उसमें जाके मुज़ाकरात करें, किस हैसियत से मुज़ाकरात ना करें मुज़ाकरात, ना करें मुज़ाकरात की बात आप लोग। पाकिस्तान तो सबसे पहले है ना, पाकिस्तान तो सबसे पहले, पाकिस्तान तो सबसे पहले। चीफ मिनिस्टर कहता है कि बैकडोर से मुझे बात करने की इजाजत मिली है। कोई एक जगह तो टिके, आप लोग एक बात तो करें। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी बने, ये कल्ट की सोच से बाहर आ जाएं। मेरी बहन, देखिए, कल्ट की सोच से बाहर आ जाए, पॉलिटिकल पार्टी की तरह एक्ट करें। और एक बात तो ये कि अपनी पार्टी में कोई एक बयानिया बनाएं। खान साहब की बहनें कुछ और कहती हैं,
आपके जो अभी चेयरमैन है वो कुछ और कहते हैं, केपीके का वजीर आला कुछ और कहता है, पता ही नहीं चलता आपकी पार्टी चाहती क्या है। अच्छा, यही नहीं पता आपको हमारी पार्टी क्या चाहती है। जी जी जी, तीन अलग अलग वर्जन आते हैं आपके यहाँ कई अलग अलग वर्जन आते हैं। वो आपके जो अभी चेयरमैन है वो कुछ और कहते हैं, खान साहब की बहनें जेल से निकल के कुछ और कहती हैं, केपीके का वजीर आला कुछ और बयान देता है। हमें क्या लाइन क्या है? कोई भी कुछ और नहीं कहता, सबका सिर्फ एक है कि खान साहब को रिहाई मिले, बेगुनाह उनको। खान साहब को रिहाई तो कोर्ट से मिलेगी बीबी, कितना रो लो। खान साहब को कोर्ट से रिहाई मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी रिहाई। क्या खूबसूरत बना दिए। आप कोर्ट से जाएं, केस अपना जीते और कोर्ट से रिहाई लेके आ जाएं। हमारे पास टाइम बिल्कुल, और क्या कोर्ट है वो, कोर्ट से मिलेगी रिहाई। खान साहब का रिहाई का रास्ता कोर्ट है, अदालतों से रिहाई लें, हमसे भीख ना मांगे गवर्नमेंट से। एक एक करके अपना अपना वर्जन बयान करिए। अच्छा नुसरत वाहिद साहबा, आज अली जफर साहब का ये बयान था कि बानी पीटीआई ने बाकायदा, उन्होंने कहा कि मुझसे उन्होंने ये कहा कि अगर एस्टैब्लिशमेंट बात करना चाहती है तो डायरेक्ट मुझसे बात करे, बाकी उन्होंने कहा कि जो भी मुज़ाकरात की बातें हो रही है वो नहीं है। लेकिन अगर चेयरमैन पीटीआई इस वक्त बैरिस्टर अली जो हैं गौहर साहब हैं, उनका अगर बयान देखें, केपीके अली अमीन गंडापुर के बयान देखें, तो वहां तो वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो ये सारा एक तजाद तो है ना कहीं। अब देखिए, जो लोग जेल में जाते हैं, जी, जो जाके मुलाकात करते हैं, वो उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी बनिस्बत मेरे। लेकिन जहां तक हलीमा आपा की बात है या बाकी बहनों की बात है, वो जब जाती हैं, उनसे मिलके आती हैं और जो सिचुएशन उनको बताई जा रही होती है वो असल में वो नहीं होती जो जाके बहनें बताती हैं। जैसे आज तक उनको ये नहीं पता था कि ड्रोन हमले हो रहे हैं पाकिस्तान में, कितने ज्यादा हमारे ही लोग ड्रोन हमले कर रहे हैं। तो उस पे वो इंतहाई उदास हुए और इंतहाई वो हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उस जमाने में, मुशर्रफ के जमाने में वो खड़े हो गए थे इसके खिलाफ कि ड्रोन हमले नहीं होंगे, मेरे अपने लोगों के ऊपर ड्रोन हमले नहीं होंगे। तो आज वो कैसे इस बात के ऊपर राजी हो सकते हैं कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है? आपको पता है ना कि जब वो क्या मतलब है आपका कि पाकिस्तान में ड्रोन हमले पाकिस्तान ने किए थे? उसकी बात, इंडिया की जंग की बात नहीं कर रही हूँ, आजकल की बात कर रही हूँ। जो जाके मारे जा रहे हैं दहशतगर्दों के नाम पे, इतने दहशतगर्दों के नाम पे बच्चों को मारा गया बलूचिस्तान में, उनको क्या छोड़ दें? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है नुसरत भाई साहब, ऐसा नहीं है। दूसरी है उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उनको 6 बच्चे जो मर गए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो उनके साथ घुन भी पिस रहा है। अफगानिस्तान के बॉर्डर से हमला हो और हम खामोश रहें, ये तो अफगानियों को पाकिस्तान जो एक्टर्स हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। हमारा वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। टारगेट किया जा रहा है, लेकिन साथ साथ उसके हमारी औरतें और बच्चे भी मर रहे हैं। आपको पता है, वो लेके आ रहे हैं लाशें, लेके आ रहे हैं डी चौक पे। नहीं, ऐसा देखें, ये सूरत हाल ऐसी नहीं है। जो भी बाकायदा देखिए नुसरत भाई साहबा, इस हवाले से क्लियरेंस भी आ चुकी है। बाकायदा हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से बाकायदा तौर पर इस मामले को क्लियर किया गया और क्लियरेंस भी आ चुकी है कि वहां पर जिन्हें टारगेट किया गया वो नॉन स्टेट एक्टर्स थे, वो बाकायदा सहूलतकार और वो लोग थे जो कि वहां पर एक स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को, जो कि इंडिया की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द वहां पर मौजूद थे, उन्हें सहूलत दी जा रही थी और वो नॉन स्टेट एक्टर्स को वहां पर टारगेट किया गया है। और हमने देखा कि जब हमारे मासूम लोगों को टारगेट किया जाता है, हमारी आर्म फोर्सेस को टारगेट किया जाता है, तो उन दहशतगर्दों के लिए और इस फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के लिए कोई माफी नहीं है। और इसीलिए हमारी आर्म फोर्सेस वहां पर बरसरे पैकार हैं और कार्रवाई कर रही हैं। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। सिर्फ आखिर में यह कहना चाहेंगे कि जो भी इख्तलाफात हों वो आपस के इख्तलाफात हैं, लेकिन पाकिस्तान की जहां पर बात आ जाए, पाकिस्तान सबसे पहले था, है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। वहां पर सियासी इख्तलाफात और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें खत्म करके हम एक मेज पर, एक पेज पर हमें होना होगा, तब जाकर हम इस दहशतगर्दी से या ये जो हमारे पड़ोस में हमारा दुश्मन बैठा हुआ है मक्कार, उससे हम हर फोरम पर बड़े अच्छे तरीके से नबर्द आज़मा हो सकेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।